अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज माजी आपको हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मलका का मकबरा दिखाएंगे जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है। और आपको ये भी बताएंगे कि पैदा होते ही मनूस करार पाने वाली बच्ची हिंदुस्तान की मलका कैसे बनी। ये सच्चा वाक़या आपको ये सारी वीडियो में आपको सुनाएंगे भी और मकबरा दिखाएंगे भी। वीडियो पूरी देखिएगा, यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और इस मलका की लाश कुत्तों के आगे क्यों डाली गई। 26 जून 1539 में मौजूदा भारतीय रियासत बिहार के इलाके चौसा में दो फौजें टकराईं और हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम फैसला हुआ। इस जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का हुक्मरान बन गया। हुमायूं फरार होकर मौजूदा अफगान सूबे हरात चला गया, जो उस वक़्त ईरान की सफ़ी सल्तनत के सूबा खुरासान का हिस्सा था। खुरासान के ईरानी हाकम के वजीर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने हुमायूं की खूब आवभगत की। बरसों बाद हुमायूं को तो अपनी सल्तनत वापस मिल गई, लेकिन ईरान में इसके मेज़बानों के बुरे दिन आ गए। हुआ यूं कि ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हो गया। किसने डाली? हुआ यूं कि ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हो गया और इसके दुश्मनों ने शाह ईरान के दरबार में इस ख़ानदान की इतनी शिकायतें की, शाह ईरान ने इनकी सारी जायदादें जब्त कर लीं। ख्वाजा शरीफ के बेटे मिर्ज़ा गयास बेग को जलावतन कर दिया गया, और वो भी इस साल में कि सफ़र के लिए सिर्फ एक घोड़ा, और वो भी बूढ़ा, एक ऊँट और कुछ खाने पीने का सामान दिया गया। मिर्ज़ा गयास के साथ इसके दो बेटे और एक बेटी थी। इस खानदान ने हिंदुस्तान की राह ली। रास्ते में कंधार के सहरा में मिर्ज़ा गयास की बीवी असमतुल निसा ने एक दरख्त के नीचे एक बेटी को जन्म दिया, जो बाद में नूरजहां के नाम से मलका हिंदुस्तान बनी। नूरजहां जब पैदा हुई तो इसके माँ बाप बदतरीन दिन देख रहे थे, यहाँ तक कि वो तो इसे सफ़र की मुसीबतों में से एक मुसीबत समझ रहे थे, जिसका सबूत ये है कि उन्होंने नूरजहां को रास्ते में एक जंगल में छोड़ दिया। एक अंगूठी जिस पर मजहबी कलामात नक्श थे, डोरी से बांधकर इसके गले में डाल दी, ताकि वो जानवरों और दीगर आफात से महफूज रहे। इनके जाने के बाद एक काफिला वहाँ से गुजरा। एक सवार ने इस बच्ची को अंगूठा चूसते हुए देखा और उसे उठाकर बाकी लोगों के पास ले आया। इस हवाले से किस्सा मशहूर है कि घुड़सवार ने देखा कि बच्ची के सरहाने एक सांप यूं बैठा था जैसे इसकी हिफाजत कर रहा हो। इसने सांप को मुखातिब होकर कहा कि ए कुदरत के मुहाफिज, अगर तुम हट जाओ तो मैं इस बच्ची की परवरिश करूँगा। और हैरत अंगेज तौर पर सांप सामने से हट गया और सवार ने बच्ची को गोद में लिया। सवार बच्ची को लेकर काफिले के सुदागर मलक मसूद के पास गया और उसे ये वाक़या सुनाया। सुदागर ने बच्ची को साथ रख लिया और नज़दीकी गांव में पहुंचकर बच्ची को दूध पिलाने के लिए किसी खातून को ढूंढने लगा। इत्तेफाक देखिए कि मिर्ज़ा गयास और इसके ख़ानदान वाले भी इसी गांव में ठहरे थे। उन्होंने सुदागर के पास अपनी बच्ची को देख लिया और उसे बताया कि ये इनकी बेटी है। सुदागर ने बच्ची इसकी असल वालिदैन को सौंप दी, और जब इसने सुना कि मिर्ज़ा गयास खुरासान के साबिक वज़ीर का बेटा है तो वो इस ख़ानदान को अपने साथ आगरा ले आया और मिर्ज़ा गयास को शाही दरबार में पेश कर दिया। इस वक्त हिंदुस्तान पर हुमायूं के बेटे अकबर की हुकूमत थी। जो शहंशाह अकबर को पता चला कि मिर्ज़ा गयास ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का बेटा है, जिसने इसके वालिद हुमायूं की खिदमत की थी, तो अकबर ने मिर्ज़ा गयास को अपने दरबार में मुलाजमत दे दी। यूँ वो मिर्ज़ा गयास जो फटे हालों आगरा पहुंचा था, वो जल्दी 36 कारखानों का मालिक बन गया। अब वही बेटी जिसे कभी इसने मनहूस समझकर जंगल में छोड़ा था, इसी बेटी को वो अपने लिए मुबारक समझने लगा। इस बच्ची का नाम मेहरुन्निसा रखा गया। मिर्ज़ा गयास का ख़ानदान शाही महल में रहता था और मेहरुन्निसा को भी शाही महल के तौर तरीक़ों के मुताबिक तरबियत दी गई। यही नहीं, इसने तैराकी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और शह सवारी भी सीख ली थी। मेहरुन्निसा को फ़ारसी और अरबी की भी तालीम दी गई थी। इसके अलावा वो शायरी भी करती थी। अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद मेहरुन्निसा शायद तारीख़ में गुमनाम ही रहती अगर शहंशाह जहांगीर इसे अपनी मलका बनाकर नूरजहां का खिताब ना देता। लेकिन हिंदुस्तानी तारीख़ की ये मशहूर शादी हुई कैसे? एक किस्सा तो ये है कि मेहरुन्निसा का 13-14 बरस की उम्र में शाही महल में शहज़ादा सलीम यानी जहांगीर से सामना हुआ। शहज़ादा सलीम कबूतरबाजी का शौकीन था। इसने मेहरुन्निसा को 2 कबूतर पकड़ाए और इंतज़ार करने को कहकर तीसरे कबूतर को पकड़ने चला गया। जब वो वापस आया तो देखा कि मेहरुन्निसा के हाथ से एक कबूतर उड़ चुका है। इसने गुस्से में पूछा कि ये कबूतर कैसे उड़ गया, तो मेहरुन्निसा ने घबरा कर दूसरा कबूतर भी छोड़ दिया और कहा ऐसे। कहते हैं मेहरुन्निसा की इस अदा पर शहज़ादा सलीम मर मिटा। जब शहज़ादा सलीम के वालिद अकबर को मालूम हुआ कि शहज़ादा सलीम को मेहरुन्निसा से इश्क हो गया है, तो इसे खदशा हुआ कि कहीं मिर्ज़ा गयास
अपनी बेटी के ज़रिए सल्तनत पर कब्ज़े का मंसूबा तो नहीं बना रहा। इसलिए इसने मिर्ज़ा ग़ियास को मजबूर करके मेहरुनिसा की शादी अपने एक ईरानी नौजवान दरबारी अली से करवा दी। कहते हैं कि अकबर ने इसका शेर से मुकाबला करवाया था। अली ने तलवार से शेर को मार डाला, जिस पर अकबर ने खुश होकर इसे शेर अफगन का नाम दिया। शहनशाह ने शेर अफगन को सूबा बंगाल में एक जागीर देकर बीवी समेत वहां भेज दिया। शेर अफगन और मेहरुनिसा की एक बेटी लाडली बेगम भी पैदा हुई, लेकिन शहजादा सलीम के दिल में इश्क की आग मद्दम नहीं हुई और नूर जहां की शादी के 11 साल बाद जब 1605 में शहजादा सलीम जंगीर के नाम से बादशाह बना तो इसने अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने का फ़ैसला किया। इसने अपने दूध शरीक भाई कुतुबुद्दीन को सूबा बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया। कुतुबुद्दीन खुद शेर अफगन की जगह पर पहुंचा और उससे कहा कि बादशाह की खुशी के लिए मेहरुनिसा को तलाक दे दो। गैरतमंद शेर अफगन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तलवार निकाल कर कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने शेर अफगन को भी मार डाला। सिपाही मेहरुनिसा को गिरफ्तार करके आगरा के शाही महल ले गए। मेहरुनिसा को जंगीर की रज़ाई माँ सलीमा बेगम के हवाले कर दिया गया, जिसने 2 साल तक मेहरुनिसा की ब्रेन वॉशिंग करके इसे जंगीर से शादी पर राज़ी कर लिया। और यूँ 1611 में जंगीर की मेहरुनिसा से शादी हो गई। जंगीर ने अपनी मलका को नूर महल और नूर जहाँ के खिताब दिए, जिनमें से नूर जहाँ ज़्यादा मशहूर हो गया। नूर जहाँ अख्तियार और दौलत मिलते ही अपनी नई ज़िंदगी में खो गई और इस शोहर को भूल गई जिसने इसकी खातिर जान दी थी कि नूर जहाँ ने शादी के बाद अपनी मोहब्बत या चालाकी से जंगीर को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो कहलाती तो बादशाह की बेगम थी, लेकिन हकीकत में बेगम का लफ्ज़ तो बस फॉर्मेलिटी था। असल में तो वो बादशाह ही थी। हद तो ये है कि नूर जहाँ ने बादशाहों की तरह अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए। शाही फरमानों पर लिखा होता था, हुक्म नूर जहाँ बेगम बादशाह। जंगीर खुद कहा करता था कि मैं अपनी सल्तनत नूर जहाँ को सौंप चुका हूँ, मुझे सिर्फ एक सेर शराब और आध सेर गोश्त के अलावा सिवा कुछ नहीं चाहिए। जंगीर को शराब नोशी के अलावा शिकार का भी शौक़ था, और वो भी शेरों के। वो अक्सर नूर जहाँ को अपने साथ ले जाता था। सिपाही हांका करके शेरों को इनकी पनाहगाह से बाहर निकालते और हाथी पर बैठा बादशाह शेर को गोली मार देता। इसमें ख़तरा भी था क्योंकि टाइगर 10 से 15 फुट बुलंदी तक उछल सकता था, यानी हाथी पर बैठा शख्स को भी निशाना बना सकता था। एक शिकार के दौरान जंगीर हाथी पर बैठा था। हांका करते सिपाही इधर उधर बिखर गए। इधर शहंशाह को नींद आ गई। अचानक एक शेर जंगल से निकला और उछल कर हाथी पर चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचाता, नूरजहाँ ने शेर के सर में गोली मारकर इसे वहीं ढेर कर दिया। गोली की आवाज़ से शहंशाह की आँख भी खुल गई और अपनी जान बचाने पर नूरजहाँ का शुक्रगुजार हुआ। एक और मौके पर नूरजहाँ ने 6 गोलियों से 4 शेर मार डाले। इन शेरों को मारने के बाद नूरजहाँ ने फ़ारसी में शेर पढ़ा, जिसका मतलब कुछ इस तरह है कि नूरजहाँ सिर्फ एक हसीन औरत ही नहीं, बल्कि वो मर्दों की तरह शेरों को भी ढेर कर सकती है। मलका की एक हैसियत में नूरजहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज जंगीर की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में पेश आया। हुआ यूँ कि जंगीर अपनी फ़ौज के साथ दरिया झेलम के पास ठहरा हुआ था। शहंशाह का खीमा फ़ौज के मरकज़ी हिस्से से दूर दरिया के दूसरे किनारे पर था। जंगीर के एक जर्नैल महाबत खान ने जब ये मंजर देखा तो उसने अपने राजपूत सिपाहियों के ज़रिए दरिया के पुल पर कब्ज़ा कर लिया। इस बगावत की वजह यह थी कि महाबत खान ने कुछ फ़ौजी महमात का हिसाब शाही ख़जाने में जमा नहीं कराया था और शहंशाह इससे नाराज़ था। महाबत खान ने शहंशाह से ज़बरदस्ती ये हुक्मनामा जारी करवाया कि अब महाबत खान इसका वज़ीर-ए-आज़म है। इधर दरिया पार शाही सिपाहियों ने देखा कि शहंशाह को कैद कर लिया गया है, तो उन्होंने दरिया पार करने की कोशिश की, लेकिन महाबत खान के सिपाहियों ने तीरों की बारिश करके शाही फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर किया। दूसरे दिन नूरजहाँ खुद फ़ौज लेकर बढ़ी। वो एक हाथी पर बैठी थी और इसकी गोद में अपनी शीर ख्वार नवासी थी। महाबत खान के सिपाहियों ने फिर तीरों की बारिश की। शाही फ़ौज उल्टे पांव भागी। नूरजहाँ की नवासी भी तीर लगने से ज़ख्मी हो गई और नूरजहाँ को पीछे हटना पड़ा। वो दोबारा हमले का मंसूबा बना रही थी, लेकिन महाबत खान ने शहंशाह को मजबूर किया कि वो नूरजहाँ को सरेंडर करने का हुक्म दे। शहंशाह ने हुक्म दे दिया और उस पर नूरजहाँ ने सरेंडर भी कर दिया।
अब नूरजहाँ भी शाही फ़ौज के साथ मोहब्बत खान की कैदी बन गई थी। मोहब्बत खान ने जहांगीर से दूसरी फरमाइश ये की कि नूरजहाँ के कत्ल का हुक्म जारी करो। जब यह हुक्म नूरजहाँ को दिखाया गया तो इसने हुक्मनामे की पश्त पर लिख दिया कि मैं शहंशाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम करती हूँ, लेकिन मरने से पहले एक बार शहंशाह से मिलना चाहती हूँ। जहांगीर ने यह बात पढ़ी तो इसने मोहब्बत खान की मिन्नत से मदद की कि आखिरी बार नूरजहाँ से मिल लेने दो। जब नूरजहाँ को शहंशाह के सामने लाया गया तो इसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थी, बाल बिखरे थे और चेहरा उदास था। इसकी हालत देखकर जहांगीर को इतना दुख हुआ कि इसने अपनी जान का ख़तरा होने के बावजूद नूरजहाँ के कत्ल का हुक्म वापस ले लिया। मोहब्बत खान को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मसला ये था कि वो शहंशाह के हुक्म के बगैर नूरजहाँ को कत्ल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो मलका को ज़बरदस्ती कत्ल कर देता तो सारे हिंदुस्तान में इसका सख्त रद्दमल होता और मुग़ल इसके दुश्मन बन जाते। चुनांचे वो खामोश हो गया। नूरजहाँ ने अपनी जान बख्शी होते ही मोहब्बत खान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसने अपना लाखों रुपए का जेवर बेच दिया और इस पैसे से खुफिया तौर पर अफगान सिपाही भर्ती कर लिए। लाहौर से भी अपनी मदद के लिए 2000 अज़ाफ़ी फ़ौज बुलवा ली। शाही फ़ौज पहले ही मलका के साथ थी। नूरजहाँ ने मोहब्बत खान के बहुत से अफसरों को भी ख़रीद लिया। मोहब्बत खान को बहुत देर से एहसास हुआ कि नूरजहाँ इसके मुकाबले में इसके वफादार बहुत थोड़े रह गए हैं। चुनांचे वो अपनी मुट्ठी भर साथियों के साथ जान बचाकर भागा तो शहज़ादा खुर्रम के पास पनाह हासिल कर ली। नूरजहाँ ने जहांगीर को मोहब्बत खान से तो बचा लिया, लेकिन मौत से न बचा सकी। इस वाक़े के कुछ अर्से बाद जहांगीर का कश्मीर से वापसी पर इंतकाल हो गया। जहांगीर के 2 बेटे खुसरू और परवेज़ इसकी ज़िंदगी में ही मर चुके थे। अब तख्त के सिर्फ 2 दावेदार थे, शहज़ादा शहरयार और शहज़ादा खुर्रम। नूरजहाँ की भी जहांगीर से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने दामाद लाडली बेगम के शौहर शहरयार को शहंशाह बनाना चाहती थी, लेकिन इसका अपना भाई आसिफ जहाँ अपने दामाद शहज़ादा खुर्रम के हुक्म में था। हालांकि नूरजहाँ ने ही आसिफ जहाँ को दरबार में ओहदे दिलवाए थे और इसकी बेटी की शादी खुर्रम से कराई थी, लेकिन आसिफ जहाँ ने एहसान फरामोशी करते हुए बहन को नज़रबंद कर दिया था। लेकिन इस दौरान नूरजहाँ के दामाद शहरयार ने शहंशाही का ऐलान कर दिया, मगर इसकी हुकूमत सिर्फ 3 माह ही चल सकी। लाहौर के करीब आसिफ जहाँ और शहरयार में एक अहम जंग हुई, जिसमें शहंशाह शहरयार को शिकस्त हुई और वह गिरफ़्तार हो गया। आसिफ जहाँ ने शहरयार की आँखों में सलाइयाँ फेर दीं और इसे कैद खाने में डाल दिया। अब आसिफ जहाँ के दामाद शहज़ादा खुर्रम ने हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया और शाहजहाँ के नाम से हुकूमत करने लगा। शाहजहाँ ने तख्त संभालते ही शहरयार को कत्ल करवा दिया, लेकिन इसने नूरजहाँ को रहा कर दिया और 20 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। नूरजहाँ ने 18 बरस लाहौर में ही काटे और अपनी निगरानी में जहांगीर का मकबरा बनवाया। 17 दिसंबर 1645 को 68 बरस की उम्र में नूरजहाँ का इंतकाल हो गया। इसके बाद नूरजहाँ को भी मकबरे में दफन कर दिया गया। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मकबरे के नीचे मौजूद तह खाने में जहाँ नूरजहाँ की असल कब्र है, नूरजहाँ की बाकियात मौजूद नहीं। महाराजा रंजीत सिंह के तासुब और नफ़रत का शिकार नूरजहाँ की हड्डियों को कुत्तों और भेड़ियों के आगे डाल दिया गया था। राजा रंजीत सिंह का मुसलमानों और मुग़लों से नफ़रत का ये आलम था कि इसने नूरजहाँ की शोहरत से मरूब होकर जलन और असद में आकर नूरजहाँ की कब्र खदवा दी और इसके ताबूत में मौजूद ढांचे को बाहर निकालकर इसका मायना किया। कब्र खुदवाने के बाद हड्डियों का ढांचा देखकर वो सख्त बददिल हुआ और तैश में आकर इन हड्डियों को कुत्तों के आगे डालने का हुक्म दिया। ये बदबख्त अपनी नफ़रत में इतना आगे बढ़ गया था कि इसने एक मैयत की हुर्मत तक का ख्याल न किया और उसे दोबारा ताबूत में रख कर दफनाने की बजाय कुत्तों के आगे पकवा दिया। दोस्तों, ये तो थी एक सच्ची कहानी। अब तारीख़ के मुताबिक या इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक ये सारी मालूमात आपसे शेयर की गई है, लेकिन असल में हकीकत क्या थी वो उस दौर के मुग़ल बादशाह या मलका या जो भी उनके साथी थे वही जानते हैं, हम नहीं जानते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेरा नाम की? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਬਰਾ ਉਧਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗੀਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਮੀਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮਕਬਰਾ, ਤਮੀਰ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਨੇ, 4.5 ਮਰਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕਬਰਾ। ਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਜੰਗੀਰ ਫੋਤ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੰਗੀਰ ਫੌਤ।